नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आप सबका आज के इस दूसरे सत्र में, दूसरे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र में जो ग्रोथमार्क यूपीएससी द्वारा प्रायोजित है। आज इस सत्र में द हिंदू के एक लेख के बारे में बात करेंगे जो चयनित है, थोड़ा महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय जो गतिविधियां हैं उसके बारे में है, जिसमें मुख्य रूप से अमेरिका व चाइना की बात हुई है। हमें मालूम है कि अमेरिका और चाइना एक आप कह लीजिए कि ट्रेडिशनल राइवल्स है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका जो है वो लोकतांत्रिक देश है, वहीं जो चाइना है वो साम्यवादी है। और हमें मालूम है कि लोकतंत्र और साम्यवाद दोनों ही अपने आप में विरोधाभास है। तो समय के अलग अलग बिंदु पर ये लोकतंत्र के मूल्य और साम्यवाद ये दोनों आमने सामने आते रहे हैं। हमने पिछले सालों में भी देखा, जब विश्व की महासत्ता में यानी कि अमेरिका में जब तरंगी प्रशासन था, यहाँ वहाँ का जो प्रशासक था जो तरंगी था वो तो खैर अब निकल गया, मगर उस समय हमने इस पूरे सिनेरियो में भारी उतार चढ़ाव देखे। हमने गर्मा गर्मी भी देखी अमेरिका व चाइना के संबंधों में, जिसके तहत दोनों ही देशों में बहुत ही नुकसान हुआ। दोनों ही देशों के व्यापार के बीच में भी नुकसान हुआ, प्लस जो निवेश होते थे उसमें भी काफी नुकसान हुआ। तो अब जब विश्व की महासत्ता में सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो ट्रंप प्रशासन था वो अब निकल गया है, अब नया बिडेन प्रशासन यानी कि अब डेमोक्रेट्स की सरकार आई है। तो अब इस सत्ता परिवर्तन को चाइना जो है वो कैसे टैकल करेगा, कैसे उसके साथ अपना व्यवहार करेगा, उसके बारे में उस पूरे विषय को, उस पूरे विशेष विषय को उजागर करता यह लेख है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कवर आप लोग देख सकते हैं, पीछे चीन का मैप है या फ्लैग है, और आगे जो बिडेन है जो कि नए निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख है यूएसए के, ठीक है। तो अब क्या संबंध रहेगा, अब क्या संभावनाएं रहेंगी, चाइना क्या करेगा, बिडेन प्रशासन क्या करेगा, इस संभावनाओं को तपासने का प्रयास हम लोग इस पूरे चर्चा में करने वाले हैं। तो देखेंगे, लेख की तस्वीर से शुरू करेंगे। हाउ चाइना माइट टैकल द बिडेन प्रेसिडेंसी, ठीक है। यह पूरा लेख है जो कि जेबिन जैकब के द्वारा लिखा गया है। वो एक अध्यापन का कार्य करते हैं, और अगर उसकी यूनिवर्सिटी की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड गवर्नेंस स्टडी, शिवनगर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश स्थित है। उसमें यह महानुभाव अध्यापन का कार्य करता है और बहुत ही उम्दा संशोधन है इसका, जिसकी झांकी हमें यह महानुभाव के इस लेख में दिखाई देती है। जैसे मैंने बताया कि संशोधन अच्छा है, तो लेख को हम लोग मात्र और मात्र दोनों चरणों में ही देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें से प्रथम चरण रहेगा लेख का निष्कर्ष, और उसके बाद हम लोग लेख की महत्वपूर्ण बातों को भी देखने का प्रयास करेंगे। हालांकि यहाँ हम लोग तीसरे चरण के बारे में कुछ बातें नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ संशोधन करने लायक हमारे पास है ही नहीं कुछ। यह लेखक ने ही, यह महानुभाव ने ही हमें एक पूर्ण संशोधित लेख यहाँ दे दिया है, ठीक है। तो उस लेख को ही आगे एनालाइज करने का प्रयास करेंगे, जिसमें निष्कर्ष से शुरू करेंगे, बाद में लेख की महत्वपूर्ण बातों तक हम लोग पहुंचेंगे। लेख के निष्कर्ष में यही देखना है कि जो सत्ता परिवर्तन हुआ आज विश्व की महासत्ता में, विश्व की महासत्ता में परिवर्तन, बिडेन प्रशासन आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन, अब इस बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन को चीन कैसे देखेगा, ये देखने वाली बात है। चीन का रुख, क्यों हम चीन के रुख की ही बात कर रहे हैं, क्यों हम भारत के रुख की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों हम रशिया के रुख की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों हम अन्य यूरोपियन कंट्रीज के देशों के रुख की बात नहीं कर रहे हैं बिडेन प्रशासन के संदर्भ में। क्योंकि जैसे हमें मालूम है कि जब चाइना ने आधुनिक युग में अपना मॉडर्नाइजेशन शुरू किया या अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करना शुरू किया, इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चर, तो वो समय था 1985 का, ठीक है। इट वाज द ईयर 1985 व्हेन चाइना स्टार्टेड टू मॉडर्नाइज इट्स इकोनॉमी। तो तब से आज दिन तक चीन जो है वो बहुत ही बड़ा देश बन गया है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या चाहे अन्य रूप से हो, ठीक है। इतना बड़ा बन गया कि अब यूएस को भी टक्कर देने लगा है। यूएस के पास से जो व्यवसाय है, जो व्यापार है, वो भी अब चीन के हाथों में चला जा रहा है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। और स्पेशली 1991 के बाद जब
यूएसएसआर का इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन हो गया, आई एम सॉरी, जब यूएसएसआर का यानी कि सोवियत संघ का विखंडन हो गया, जब इसके टुकड़े हो गए, तो कोई अमेरिका की स्पर्धा में, प्रतिस्पर्धा में कोई इतना बड़ा देश तब नहीं था। मगर आज चीन जो है वो अब धीरे धीरे रशिया जितना बड़ा प्रभावी बनने जा रहा है, इनफैक्ट बन गया है। साथ ही में जैसे मैंने बताया कि पूरा व्यापार जो है वो भी चीन के पास चला गया है, पूरा व्यापार चीन के पास चला गया है। प्लस अगर फॉरेन ट्रेड की बात करें तो फॉरेन ट्रेड में चीन का बहुत ही भारी हिस्सा है, बहुत ही बड़ा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा। ठीक है, इसीलिए आज बिडेन प्रशासन के सामने अब चीनी नीति क्या होगी उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि चीनी नीतियों का जो प्रभाव है वो पूरे विश्व के ऊपर पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आज भारत जो है वो कोई बात सोचता है तो उसका जो प्रभाव है वो थोड़ा सीमित रहता है, मगर अगर चीनी नीतियों की बात करें तो चीनी नीतियां पूरे विश्व को प्रभावी करने वाली है। तो इसीलिए यहाँ लेखक ने भी चीन का रुख कैसा रहेगा नए प्रशासन के ओर, उस पूरे मुद्दे को, उस पूरे विषय को एक्सप्लोर करने का प्रयास किया है, जो आज के इस वैश्वीकरण के युग में, या आज के इस आप कह लीजिए भूमंडलीकरण के युग में, या उसके लिए एक और भी शब्द है हिंदी में विश्वव्यापीकरण। ठीक है, ये सिनोनिम्स है ग्लोबलाइजेशन के। तो इस युग में क्या प्रभाव हो सकते हैं वो देखने का प्रयास किया है। तो देखेंगे आगे लेख की महत्वपूर्ण बातों में ये बातें रही निष्कर्ष की। अब अगर लेख की महत्वपूर्ण बातें देखें तो लेखक ने 7 बिंदुओं में यह पूरा नेक्सस समझने का प्रयास किया है। चीन बिडेन प्रशासन, जिसके तहत हम लोग 1 बाय 1 एक एक बिंदु को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे प्रथम बिंदु उसमें आएगा कि चीन झुकेगा या झुकने का रास्ता अपनाएगा। वो बोलेगा कि भाई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पिछला आपका प्रशासन था। चीन अमेरिका को बोलेगा कि आपका जो पिछला प्रशासन था वो तरंगी था, वो तुगलकी था, और वो हम समझते हैं, और इसीलिए हम लोग हमारे जो मतभेद है वो यहीं खत्म कर देते हैं, आगे हम लोग शांतिपूर्ण रूप से हमारा सहयोग बढ़ाते हैं। तो ये रही पहली संभावना, जिसकी शक्यता, जिसकी संभावना नहींवत है। चीन झुकने वाले देशों में से तो है नहीं, वो तो हमें मालूम है, तो वो क्यों झुकेगा। ठीक है, तो ये पहली संभावना जिसकी शक्यता बहुत ही नहींवत है। ठीक है, दूसरा मुद्दा रहेगा कि चीन आर्थिक तुष्टीकरण करेगा। चीन आर्थिक तुष्टीकरण यानी कि अपीजमेंट, वो अब अमेरिका के बीच में अपनी टांग लड़ाएगा, अगर देसी भाषा में बोले तो। प्लस अमेरिकी जो उत्पाद है, अमेरिकी खेत उत्पाद हो या बिन खेत उत्पाद हो, चाहे वो एग्री गुड्स हो या नॉन एग्री गुड्स हो, वो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाएगा। वो अमेरिकी प्रोडक्ट्स को चीन में एंट्री नहीं करने देगा, ये दूसरी संभावना है। सैंक्शन ऑन गुड्स ऑफ यूएस। तो ये एक यूएस को आर्थिक झटका देने की बात है, ये यूएस को आर्थिक रूप से थोड़ा नुकसान करेगा। प्लस अगर तीसरी बात कहें तो अब जो बिडेन का जो नया प्रशासन आया वो दरअसल क्लाइमेट चेंज का हिमायती है, यानी कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने का हिमायती है। क्लाइमेट चेंज मेन, या आप कह लीजिए प्रायर इश्यू या प्रायोरिटी। ठीक है, तो अब क्या होगा, कंसेशंस का दौर चलेगा, छूटछाट अमेरिका थोड़ी लेगा, थोड़ी चीन भी क्लेम करेगा। हालांकि चीन को मिलेगा नहीं, मगर वो क्लेम जरूर करेगा, तो उसमें से भी संघर्ष उत्पन्न होने के चांसेस है, संघर्ष। और इस मुद्दे में तो
पूरा विश्व भी जो है बीच में आएगा कि भाई आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हो, आप एक दूसरे को कंसेशन दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, ठीक है, इत्यादि मुद्दे यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये रहा तीसरा मुद्दा। प्लस चौथे मुद्दे की बात करें तो देयर कैन बी आइडियोलॉजिकल कंपटीशन, यानी कि आप समझ लीजिए वैचारिक युद्ध हो सकता है। और इस वैचारिक युद्ध में चीन जो है वो इंफॉर्मेशन वारफेयर करके है, इंफॉर्मेशन वारफेयर, यह वैचारिक युद्ध को और गहरा बनाएगा और तीव्र बनाएगा। हमने थोड़े दिनों पहले ही देखा कि बिडेन की जो स्वॉन इन सेरेमनी थी, जब वे शपथ ले रहे थे, तो उसके पूर्व संध्या में चीनी सरकार के द्वारा उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने निरंतर यूएसए के ऊपर एलिगेशंस लगाए दैट यूएसए हैज स्प्रेड कोरोना वायरस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये एक प्रकार का इंफॉर्मेशन वारफेयर हुआ, गलत माहितियों को साथ में लेके अफवाहें फैलाना, अनिश्चितताओं को जन्म देना। ठीक है, यह एक इंफॉर्मेशन वारफेयर का एलिमेंट है, तो चीन वो यूज अब कर रहा है। प्लस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो कुछ टॉप ऑफिशियल्स थे उन लोगों के ऊपर भी चीन ने सैंक्शंस डाले हैं। ठीक है, तो ये भी एक दोनों देशों के बीच में आप कह लीजिए एक डेडलॉक बन सकता है। जो समाधान दोनों देशों के बीच में हो जाना चाहिए उसमें भी यह एक डेडलॉक बन सकता है। तो यह चौथा मुद्दा कि वैचारिक युद्ध भी शक्य है, ये भी किसी भी समय हो सकता है। उसके साथ अगर उसके बाद के बिंदु की बात करें तो चीन पूरे विश्व में, यहाँ फिर से एक बार इंफॉर्मेशन वारफेयर की बात आएगी, क्योंकि चीन पूरे विश्व में इंफॉर्मेशन वारफेयर में, यहाँ संक्षिप्त में लिखूंगा, यह इंफॉर्मेशन वारफेयर से चीन पूरे विश्व में ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहा है, ऐसा दावा कर रहा है कि चीनी तंत्र जो है वो बहुत ही व्यवस्थित है, बहुत ही सकारात्मक है। पूरे विश्व में कम्युनिज्म होना चाहिए, पूरे विश्व को साम्यवादी बना देना चाहिए। वो अमेरिकी जो लोकतंत्र पद्धति है वो उसको चैलेंज कर रहा है और पूरे विश्व में उसको आप कह लीजिए उसकी बुराई कर रहा है। ठीक है, अपना सच्चा अच्छा बता रहा है और पूरे विश्व में वो उसकी बुराई कर रहा है। तो फिर से इंफॉर्मेशन वारफेयर, साम्यवाद अच्छा और लोकतंत्र बुरा, और ये ऐसे लोकतंत्र को बुरा कह रहे हैं जो पुरातनतम है, या आप कह लीजिए प्राचीनतम ज्यादा उचित रहेगा। प्राचीनतम, हमें सबको मालूम है कि अमेरिका की जो लोकशाही है वो दुनिया में सबसे प्राचीनतम है। इन द ईयर 1776 दे हैव एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी इन देयर कंट्री। अमेरिका में उन लोगों ने 1776 में उन लोगों ने सबसे प्रथम बार लोकतंत्र की नींव रखी। ठीक है, और आज चीन जो है वो उनको इंफॉर्मेशन वारफेयर के जरिए उनकी बुराई कर रहा है पूरे विश्व में, उस लोकतंत्र की, और अपने वहाँ के साम्यवादी शासन की भरपूर रूप से प्रशंसा कर रहा है। प्लस यहाँ एक हमारे पास एक सेंटेंस है, एक मैं कोट करना चाहूँगा यहाँ, जो चाइना के एक प्रोफेसर युआंग रेंग के द्वारा दिया गया है। युआंग रेंग एक प्रोफेसर है चाइनीज इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस के, वे वहाँ के हेड है। उन्होंने बहुत ही एक अच्छा वाक्य बनाया, उन्होंने बोला था, मैं उनको कोट करूँगा, दैट यूनाइटेड नेशन इज सिक, यानी कि वो बीमार है, चाइना इज स्टेबिलाइज्ड एंड द वर्ल्ड इज चेंजिंग, अनकोट। ठीक है, तो ऐसे वाक्य, ऐसे विचार वहाँ से आना ये बात की पुष्टि करता है कि यस, चीन वास्तविकता में अब दरअसल इंफॉर्मेशन वारफेयर कर रहा है, वो अपने तंत्र को बहुत ही अच्छा मान रहा है, और वहीं जो लोकतंत्र है, जो प्राचीन लोकतंत्र है, उसके सामने उसको प्रश्न कर रहा है। उसके बाद अब छठा मुद्दा ये रहेगा कि चीन जो है वो वैसे तो अमेरिका को जो है वो हरा नहीं सकता, मगर स्ट्रेटेजिकली वो अब क्या करेगा कि अमेरिकन जो एलाइज है उनके ऊपर दबाव डालेगा। अमेरिकन एलाइज, उनके ऊपर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों रूप से वो दबाव डालेगा।
ठीक है, जिसके उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे जापानी टेरिटरी के ऊपर एनक्रोचमेंट, ट्रेसपासिंग ऑफ जापानीज टेरिटरी, प्लस कोरिलेशन विथ ऑस्ट्रेलिया, इकोनॉमिक कोरिलेशन विथ ऑस्ट्रेलिया, प्लस टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स विथ इंडिया टू, क्योंकि भारत भी अमेरिका का अच्छा सहयोगी है, तो वो चीन को हजम नहीं हो रहा है, और इसीलिए चीन आज हमारे नॉर्थर्न फ्रंटियर पर या नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर पर, चाहे वो अरुणाचल हो चाहे वो नेपाल हो, तो वहाँ अपनी धाक जमाने का प्रयास कर रहा है, अपना प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। तो ये एक संभावना में से है कि चीन ये कर सकता है, अमेरिका को दबाव में लाने के लिए या अमेरिका को नीचे रखने के लिए, अमेरिका का हाथ नीचे रखने के लिए। साथ ही में चीन अब धीरे धीरे अमेरिका के आंतरिक मुद्दों में भी हस्तक्षेप करेगा। यह भी एक बहुत ही बड़ा गंभीर मुद्दा है। यह आखिरी पॉइंट है, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं संक्षिप्त में, इंटरनल इंटरवेंशन, यानी कि आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप। हमें मालूम है कि चीन नेपाल से लेकर न्यूजीलैंड तक सब जगहों पर उन लोगों के जो आंतरिक मुद्दे होते हैं, आंतरिक मसले होते हैं, उसमें हस्तक्षेप कर रहा है। तो वैसे यूएसए में भी अब ये अपना जो हस्तक्षेप है वो जो है कर सकेगा। और हमें तो मालूम ही है कि चीन जो है वो आर्थिक बल पर ये सब बातें करता है, और चीन के ऊपर कई सारे आक्षेप भी लगे हैं। इनफैक्ट ट्रंप के इलेक्शन में ही आक्षेप लगे थे कि चीन जो है वो अमेरिकी राष्ट्र प्रमुख चुनावों में हस्तक्षेप कर रहा है, और इसके हमारे पास काफ़ी सारे जो एविडेंस भी है। तो ये बात यहाँ जो है, ये बात के ऊपर यहाँ शंका करने की, हमें संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 7 बिंदु है जो संभावित बिंदुओं में आते हैं, और ऐसे संभावित बिंदु की जो चीन अब अमेरिका के साथ व्यवहार करने के लिए या पूरी दुनिया के साथ व्यवहार करने के लिए अपना सकता है। जिसमें से हमने देखा कि सर्वप्रथम जो था, जो झुकाव वाला था, वो तो एकमात्र पॉसिबिलिटी थी जो बहुत ही बारीक है, वो संभावना बहुत ही बारीक है, बहुत ही कम है। मगर जो अन्य बातें हमने देखी, जिसमें हमने चीन का आर्थिक तुष्टीकरण देखा, जो अमेरिका को जो है सहना पड़ सकता है, उसके बाद हमने क्लाइमेट चेंज देखा, जिसमें भी दोनों देशों के बीच में संघर्ष संभवित हो सकते हैं। उसके बाद वैचारिक युद्ध देखा, जो आज चीन कर रहा है इंफॉर्मेशन वारफेयर के जरिए। उसके बाद हमने फिर सब इंफॉर्मेशन वारफेयर ही देखी, मगर उसमें देखा कि चीन जो है वो अमेरिका के पूरे शासन तंत्र को ही जो है बर्बाद कर देना चाहता है, और पूरे विश्व में एक फेक नैरेटिव चला रहा है कि हमारा कम्युनिज्म अच्छा है और बाकी का जो लोकतंत्र है वो बेहद खराब है। साथ ही में अमेरिका का जो एलाइज कंट्री है उसके ऊपर भी दबाव डालेगा, जिसके हमने कई सारे उदाहरण भी देखे, जिसमें भारत भी एक पीड़ित के तौर पर शामिल है। और साथ ही में जो 7वां मुद्दा है, उसके अंतर्गत चीन जो है वो अन्य देशों के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप करेगा, आंतरिक चुनाव में हस्तक्षेप करेगा, जो भी एक अपने आप में गंभीर मुद्दा है। तो ये सारी बात थी, ये सारी संभावना थी कि जो चीन के द्वारा लागू हो सकती है इस बाइडेन प्रशासन के सामने निपटने के लिए। साथ ही में चीन अमेरिका के विरुद्ध देशों को, विदेशी देशों को फुसलाकर अमेरिका के विरुद्ध अब खड़ा करेगा। वो एक ऐसा गुट बनाएगा, वो एक ऐसा ग्रुप बनाएगा जो कि अमेरिका विरोधी हो। और ये ग्रुप कैसे बनाएगा? अपने आर्थिक दम पर। वो अलग अलग देशों में धनराशि जो है वो बहती करेंगे चीन वाले, इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन द फॉर्म ऑफ अदर डेवलपमेंट्स। और ऐसे ही वे अमेरिका के सामने एक ऐसा दुश्मन देशों का गुट जो है वो तैयार करने वाला है। प्लस यहाँ अगर जो बाइडेन के तरफ से देखें तो जो बाइडेन के तरफ से एक सबसे बड़ी प्राथमिकता वो रहनी चाहिए जो है उइगर मुस्लिम। हमें सबको मालूम है कि चाइना के शिजियान प्रांत में करीब 1 मिलियन, करीब 10 लाख उइगर मुस्लिम है, जो कई वर्षों से चीनी प्रशासन के यातना, प्रताड़नाओं, अत्याचारों का सामना करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। एक जिनोसाइड चल रहा है। इन शॉर्ट अगर हमें देखना है तो शिजियान में, उइगर में जिनोसाइड चल रहा है इस्लामियों के खिलाफ चीन प्रशासन के द्वारा। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्राथमिकता बाइडेन प्रेसिडेंसी के लिए ये रहे तो बेहतर होगा। प्लस यहाँ अगर चीनी नीति की बात करें तो हमें यहाँ डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला दिख रहा है, क्योंकि हाल ही में अगर आपने समाचार देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि चाइना ने
यूरोपियन यूनियन के साथ समझौती कर ली है, ठीक है, और उस समझौती के तहत वो यूरोपियन देशों में वो निवेश करेगा, वो वहाँ व्यवसाय करेगा, बिजनेस करेगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार की पश्चिम देशों के साथ लड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल करने की बात है। यूरोपियन यूनियन के साथ चीन खड़ा रहेगा तो धीरे धीरे यूरोपियन यूनियंस को चीन अपने बाजू ले लेगा, फिर उनका उपयोग अमेरिका के सामने करेगा। तो ये गंभीर मुद्दा है। और जैसे मैं मालूम है कि बिडेन जब अपनी जो सीट ग्रहण करेंगे प्रेसिडेंट की, राष्ट्र प्रमुख की, तो उनके लिए ये जो उनका कार्यकाल है, उनका जो टेन्योर है, वो बिल्कुल सामान्य नहीं रहने वाला है, बिल्कुल इजी नहीं रहने वाला है। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम। मगर डेमोक्रेट्स है और अपने नीतियों में वे एकदम क्लियर है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम लोग ऐसा ही आशा रखेंगे कि जो कुछ भी हो वो सकारात्मक हो, अच्छा हो, पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व की शांति के लिए बहुत ही अच्छा हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हमने कई सारी बातें देखी, लेख का संशोधन भी देखा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हमने 7 बिंदुओं पर विभाजित कर दिया, और जो चीनी संभवित नीतियां हैं वो इन 7 बिंदुओं के तले देखने का प्रयास किया। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादन के साथ, अगले अभ्यास, अगले विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।